Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 20th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about 9th International Yoga Day. और ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव, स्पेशली फ्रॉम एक्सटेंडिंग इंडिया सॉफ्ट पावर पर्सपेक्टिव एंड ऐसे राइटिंग में भी ये काम आ सकता है. कहीं ना कहीं आप योगा का जो एसेंस है वो ऐसे में लिख सकते हैं. एथिक्स में भी ये काम आ सकता है. तो समझते हैं योगा का एसेंस क्या है, पर्पस क्या है. तो योगा शब्द जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स एडिशन और इंटीग्रेशन. योग मतलब ऐड करना, तो वही उसका लिटरल मीनिंग है. योग मतलब एडिशन, राइट. तो आखिर किस कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, योग किस चीज़ को ऐड करने की बात की जा रही है वो भी ज़रा देखते हैं. तो बेसिकली 2 डायमेंशंस में इस योग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इन इंडियन फिलॉसफी. योग मीन्स एडिशन और इंटीग्रेशन ऑफ आत्मा दैट इज सोल विथ यूनिवर्सल स्पिरिट दैट इज परमात्मा. तो ये एक्टिविटी को जब हम करते हैं तो माना जाता है कि वी कैन लिंक और इंटीग्रेट आवर आत्मा विद द यूनिवर्सल सोल और स्पिरिट दैट इज परमात्मा. एंड सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ आवर बॉडी एंड सोल. तो हम कोई भी लिविंग एंटिटी जो है, हम में से कोई भी, उनके 2 एस्पेक्ट्स है जीवन के. एक तो है हमारा फिजिकल या मटेरियल एस्पेक्ट, हमारी बॉडी, और दूसरा है हमारा इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं सोल. और उस दोनों के बीच में आप मान सकते हैं इंटीग्रेशन जो है वो है बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग थिंग दैट वी प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस या इन अ कंटिन्यूअस मैनर. तो जो हम सांस लेते हैं वो हमारे बॉडी और सोल को कनेक्ट करता है, ऐसा माना जाता है योग के अंदर. और हम सांसों पे जब ध्यान देते हैं तब जा कर के योगा में मेन एक एक्टिविटी यही होती है अपनी सांसों पे ध्यान देना. जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, उसको नेचुरल तरीके से फ्लो होने देते हैं, तो इट हेल्प्स अस इन इंटीग्रेशन ऑफ आवर बॉडी विद सोल एंड विद दैट इट हेल्प्स अस टू रियलाइज आवर सोल. होता क्या है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हम इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वी स्टार्ट टेकिंग द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एज द ओनली रियलिटी और द इम्पॉर्टेंट रियलिटी. मटेरियल एस्पेक्ट की घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, खाना पीने, अच्छी चीज़ें, अच्छे कपड़े, ये सब चीज़ें जो हैं मटेरियल एस्पेक्ट्स जो हैं उनमें बिगर रियलिटी लगने लगती हैं. बट योगा हेल्प्स अस इन इंटीग्रेटिंग आवर बॉडी विथ सोल एंड दैट टू विथ द फोकस ऑन आवर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस. और अपनी सांसों पे ध्यान देने से हमें अपने सोल का रियलाइजेशन होता है, जिससे हमारे अपने लाइफ का दूसरा डायमेंशन दैट इज़ आवर सोल, उसका रियलाइजेशन होता है. एंड दिस इज़ हाउ we get to develop a deeper understanding of our existence कि we are not just matter, we are not just body, we are a soul also, and in fact the soul is the bigger and more important component. ये योग से हमें मिलता है सांसों पे ध्यान दे करके. तो योग शब्द अब आपको क्लियर हो चुका है. योग एडिशन को या इंटीग्रेशन को 2 पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल किया गया है. इंटीग्रेशन ऑफ आत्मा विथ परमात्मा एंड इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी विथ सोल. और योग फिलॉसफी इन इंडियन ट्रेडिशन वाज स्टार्टेड बाय महर्षि पतंजलि अबाउट 5000 ईयर्स अगो. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रीदिंग इज कंसिडर्ड टू बी ए थ्रेड, एक धागा है दैट कनेक्ट्स आवर बॉडी एंड सोल, जिसपे हम मेनली ध्यान देते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ योग. इंटरनेशनल योगा डे. इंटरनेशनल योगा डे का प्रपोजल दिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 27 सितंबर 2014. एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन रखा गया इंटरनेशनल योगा डे को मनाने के लिए, और ये ड्राफ्ट रिजोल्यूशन को दुनिया के 177 कंट्रीज़ का सपोर्ट मिला इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. एंड दिस इज़ हाउ 21 जून वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल योगा डे. तो 2014 में ये प्रपोजल रखा गया और 2015 से इंटरनेशनल योगा डे हमने मनाना शुरू किया दुनिया भर में. जो इंटरनेशनल योगा डे है इसका जो मुख्य पर्पस है दैट इज़ टू रेज अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा. बट ऑफकोर्स इंटरनेशनल योगा डे जब पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है तो उससे इंडिया की सॉफ्ट पावर स्ट्रेंथन होती है.
आखिर 21 जून को ही क्यों चुना गया है एज इंटरनेशनल योगा डे, तो वो भी ज़रा देखते हैं। 21 जून का इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। इट इज़ दिस पर्टिकुलर डे मार्क्स समर सोलिसिटिस इन नदर्न हेमिस्फीयर, मीन्स इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। आप मान सकते हैं कि सन इज़ ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो उसके बाद से इट विल द डे टाइम विल स्टार्ट अगेन गेट शॉर्टनिंग, और धीरे धीरे नाइट टाइम बढ़ता रहेगा, और फिर इक्विनॉक्स आएगा समवेयर इन सितंबर, एंड देन फिर विंटर सोलिसिटिस आएगा इन दिसंबर। तो इंटरनेशनल योगा डे का अगर लोगो की बात की जाए, इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में या मेंस में कि इंटरनेशनल योगा डे का जो लोगो है उसको, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। तो ओवरऑल द लोगो रिफ्लेक्ट्स हार्मनी अमंग्स डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स विच इज एसेंस ऑफ योगा। तो यूनिवर्स के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, धरती, उन सब में एक इंटीग्रेशन रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है विथ हेल्प ऑफ द लोगो ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। जैसे ये फोल्डेड हैंड है, द फोल्डेड हैंड रिफ्लेक्ट्स यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा एंड बॉडी एंड सोल, तो ये रिफ्लेक्ट करता है इंटीग्रेशन या यूनियन। लीव्स, द लीव्स रिफ्लेक्ट, द ब्राउन लीव्स रिफ्लेक्ट अर्थ, ये जो ब्राउन लीव्स हैं दे रिफ्लेक्ट अर्थ, वाइल ग्रीन लीव्स रिफ्लेक्ट नेचर। एंड द ब्लू कलर रिफ्लेक्ट्स या सिंबलाइजेस वाटर, वाइल ब्राइटनेस सिंबलाइजेस fire, and the sun symbolizes the source of energy and inspiration. इंटरनेशनल योगा डे 2023, जो इस साल हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, दिस विल बी 9th इंटरनेशनल योगा डे, क्योंकि हम लोग 2015 से इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। इस साल का थीम है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। जो हम लोग G20, इंडिया G20 को चेयरमैनशिप होल्ड कर रहा है फॉर द ईयर 2023, उसका भी थीम वासुदेव कुटुंबकम ही है। अब हर साल हम लोग योगा को, इंटरनेशनल योगा डे को एक स्पेशल तरीके से मनाते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने इंटरनेशनल योगा डे को मनाया बाय क्रिएटिंग गार्जियन रिंग ऑफ योगा। गार्जियन रिंग ऑफ योगा में क्या किया था हमने कि दुनिया के अलग अलग देशों में जब जैसे जैसे सनलाइट होता गया वैसे वैसे हमने योगा वहाँ पे प्रैक्टिस किया। तो लगभग 79 कंट्रीज़ के साथ हमने कोलैबोरेशन किया। सबसे पहले जैसे ईस्ट में सुबह होती है तो वहाँ पे फिर योगा प्रैक्टिस किया गया। फिर जैसे जैसे सुबह होती गई अलग अलग जगहों पे वहाँ पे हमने योगा प्रैक्टिस किया अलग अलग 79 कंट्रीज़ में। उसके अलावा इंडिया के जो दुनिया भर में मिशंस हैं वहाँ पे हमने अलग अलग वक्त पे जैसे जैसे सनलाइट हुआ योगा प्रैक्टिस किया। जिसके साथ ही हमने एक पूरा साइकिल क्रिएट किया, रिंग क्रिएट किया अर्थ के अराउंड, जिसको हमने नाम दिया गार्जियन रिंग ऑफ योगा। अभी इस साल का 2023 का जो हम योगा डे मना रहे हैं उसमें हम लोग बना रहे हैं बाय क्रिएटिंग ओशन रिंग ऑफ योगा। उसमें हम लोग नॉर्थ से लेकर के साउथ पोल तक अलग अलग जगहों पे योगा प्रैक्टिस करके एक ओशनिक रिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत दुनिया के 34 कंट्रीज़ में, उसके अलावा इंडिया के अलग अलग नेवल बेसेस में, पोर्ट्स में और अलग अलग देशों में जैसे यूएस, रसिया, पोर्टुगल, मोरक्को में एक सिंक्रोनाइज तरीके से योगा प्रैक्टिस किया गया है आज, जिसकी मदद से हम लोगों ने इंटरनेशनल ओशन रिंग ऑफ योगा क्रिएट किया है। तो इंडिया का नॉर्थ से साउथ पोल तक हमने योगा प्रैक्टिस करने का सोचा इस बार और उसको किया भी। इसकी मदद से हमने इंटरनेशनल रिंग ऑफ योगा क्रिएट किया। तो नदर्न साइड में हमने अपने आर्कटिक रीजन में जो हमारा रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे योगा प्रैक्टिस किया। साउथ में भी देखिए, जैसे नॉर्थ में आर्कटिक रीजन है वहाँ पे मैत्री इंडिया का रिसर्च स्टेशन है, और साउथ में अटलांटिक में देखिए दिस इज हिमाद्री इन आर्कटिक एंड साउथ में, नॉर्थ में हिमाद्री आर्कटिक ओशन रिसर्च सेंटर है और साउथ अटलांटिक में मैत्री है। तो इन दोनों ही जगहों पे हमने योगा सिंक्रोनाइज तरीके से प्रैक्टिस किया। उसके अलावा प्राइम मेरिडियन के अलोंग, जिसको हम लोग कभी कभार ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, उसके अलोंग भी हमने योगा प्रैक्टिस करके ये ओशन रिंग ऑफ योगा इस साल बनाया है 2023 में इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल योगा डे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ 2022 में हमने अलग अलग जगहों पे एक सिंक्रोनाइज तरीके से जैसे जैसे सनलाइट आया उस हिसाब से हमने योगा मना करके करा था।
गार्जियन रिंग ऑफ योगा 2023 में हम बना रहे हैं। योगा का ओशन रिंग ऑफ योगा, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक अलग अलग जगहों पे हमने योगा प्रैक्टिस किया अलोंग द प्राइम मेरिडियन, अलोंग विथ डिफरेंट इंडियन नेवल वेसल्स इन द ओशंस एज वेल एज इन कंट्रीज लाइक यूएस, रसिया, पोर्टुगल एंड मोरक्को। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने इंडिया के जो रिसर्च स्टेशंस हैं, आर्कटिक रीजन में हिमाद्री, वहाँ पे भी योगा प्रैक्टिस कराया है, और जो सदर्न अटलांटिक रीजन में जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है मैत्री, वहाँ पे भी हमने योगा प्रैक्टिस किया है। तो रिसर्च स्टेशंस की अगर बात की जाए तो अंटार्कटिका यानी कि सदर्न रीजन में अगर बात की जाए अंटार्कटिका, तो वहाँ पे 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन हैं इंडिया के, मैत्री एंड भारती। एक और था दक्षिण गंगोत्री, बट दैट हैज़ संक नाउ, इट इज़ नो लॉन्गर ऑपरेशनल। तो साउथ में सदर्न पोल में मैत्री और भारती 2 इंडिया के ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन हैं, जबकि नॉर्थ में आर्कटिक रीजन में इंडिया का फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम है हिमाद्री। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2008। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। ये सवाल एपीएससी ने अपने किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पूरी रथ यात्रा एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो पूरी रथ यात्रा को समझने से पहले हम लोग जरा पूरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में जरा समझते हैं। तो जगन्नाथ टेम्पल इन पूरी इज ऑल्सो नोन एज वाइट पगोडा। तो यहाँ पे आप देखिए पूरी में जगन्नाथ टेम्पल है, जिसको वाइट पगोडा भी कहते हैं। इस तरीके का वो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से वो दिखता है। ध्यान रहे, डोंट गेट कन्फ्यूज विथ ब्लैक पगोडा, क्योंकि पूरी से थोड़ी दूर पे है कोणार्क। कोणार्क में है सन टेम्पल विच इज़ नोन एज ब्लैक पगोडा, वो इस तरीके का ब्लैक दिखता है। कोणार्क में ब्लैक पगोडा, जबकि पूरी में वाइट पगोडा। तो जगन्नाथ पूरी टेम्पल यहाँ पूरी में, इट इज ऑल्सो नोन एज यमनिका तीर्थ। इसको यमनिका तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, उसके भी पावर्स यहाँ आकर के ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे किसी की जान नहीं जा सकती, ऐसा मान्यता है। एंड दिस पूरी टेम्पल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट 4 धाम विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी सैक्रेड इन हिंदू रिलीजन। तो 4 धाम में से एक है बद्रीनाथ, दूसरा है द्वारका, तीसरा है रामेश्वरम और चौथा है पूरी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एक है पूरी विच इज़ वन ऑफ द 4 धाम। पूरी जो जगन्नाथ टेम्पल है उसके अंदर अगर आप आइडल देखें, जो मूर्तियां हैं, तो वो लकड़ियों की बनी है, मेड अप ऑफ वुड। And it is considered that these Puri Jagannath temple were constructed in 12th century by King Anant Varman Dev of Eastern Ganga dynasty. तो पूरी जगन्नाथ टेम्पल रथ यात्रा के बारे में जरा समझते हैं। देखिए यहाँ के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आइडल्स हैं वो बने हैं लकड़ियों के, मेड ऑफ वुड। द टेम्पल इज़ फेमस, ये जो टेम्पल है पूरी जगन्नाथ टेम्पल वाइट पगोडा, इट इज़ फेमस फॉर रथ यात्रा जो हर साल एक बार निकाली जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो तीनों मूर्तियां हैं वो तीनों मूर्तियां हैं लॉर्ड जगन्नाथ की और उनके बाकी सिबलिंग्स बालभद्र एंड सुभद्रा की। ये 3 लोगों की मूर्तियां जो हैं वो निकाली जाती हैं, प्रोसेसन निकाला जाता है और इन मूर्तियों को निकाल करके लगभग जगन्नाथ टेम्पल से 2.5 किलोमीटर दूर पे रानी गुंडीचा का टेम्पल है। रानी गुंडीचा जो है माना जाता है सी इज आंटी ऑफ दीज 3 डीटीज। तो इन तीनों की आंट के टेम्पल, क्वीन गुंडीचा के टेम्पल में, जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे ले जा करके इनकी मूर्तियों को रखा जाता है 9 दिनों के लिए और फिर 9 दिनों के बाद वापस ले जा करके अपने ओरिजिनल जगन्नाथ टेम्पल में रख दिया जाता है। तो दिस इज़ हाउ साल में एक बार ये जगन्नाथ पूरी यात्रा निकाली जाती है इस टेम्पल से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर तक, रानी गुंडीचा के टेम्पल तक। और ये यात्रा निकाली जाती है एवरी ईयर ऑन द्वितीय तिथि, दैट इज द 2nd डे ऑफ शुक्ल पक्ष, दैट इज द फोर्टनाइट आफ्टर फुल मून इन द मंथ ऑफ आषाढ़, दैट इज जून या जुलाई महीने में आषाढ़ महीना आता है। तो लगभग ये 45 फीट ऊंचा ये 3 स्टैचू, इनको लगभग 2.5 किलोमीटर तक मूव कराते हैं। हजारों लोग होते हैं। हाल फिलहाल में इसको स्टार्ट किया गया, इसलिए न्यूज़ में आया है।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about delimitation exercise in Assam. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. क्या होता है delimitation commission? देखिए delimitation क्या होता है पहले वो समझिए. आपको पता है कि हमारे स्टेट असम में लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 126 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और लोकसभा की 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. तो आखिर कौन सा एरिया आएगा लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किस एरिया को डिमार्केट किया जाएगा एज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये इस तरह के जो फैसले होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया डिमार्केट करने वाला कि इस एरिया के लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट करेंगे या इस एरिया के लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट करेंगे, वो डिमार्केशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ए डिसीजन टेकन बाय डीलिमिटेशन कमीशन. और ये डिमार्केशन की जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी को कहा जाता है डीलिमिटेशन. तो कोशिश की जाती है डीलिमिटेशन करते वक्त कि लगभग हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोगों की जनसंख्या है वो जितना हो सके उतना तक बराबर रखा जाए. फॉर एग्जांपल असम की पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस इज समवेयर क्लोज टू 3 करोड़ 12 लाख और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है 14. तो कोशिश की जाए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 3 करोड़ 12 लाख डिवाइडेड बाय 14 इतना जनसंख्या के लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हों. सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोशिश की जाएगी कि 3 करोड़ 12 लाख डिवाइडेड बाय 126 इतनी जनसंख्या से बनाए हुए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, ताकि जितना हो सके उतना हद तक सिमिलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए एक सीट एलोकेट की जाए. दैट वुड बी द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस. अदरवाइज पता चला कि कहीं 10 लाख लोग हैं उनको एक सीट मिली है, कहीं 10,000 लोगों को एक सीट मिली है. तो दैट वुड बी डिनायल टू द प्रिंसिपल ऑफ democracy where we believe one man one vote, everyone has equal say in decision making process. जब 10 लाख लोग मिलकर के एक सीट चुनेंगे और 10,000 लोग मिलकर के एक सीट चुनेंगे तो फिर वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी वायलेट हो जाएगा. तो डीलिमिटेशन कमीशन का काम होता है ऐसे टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री हैं वो डिमार्केट करना. डीलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? इट इंक्लूड्स रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स. ये सब होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया क्या काम करता है डिलिमिटेशन कमीशन. तो इट इज़ सपोज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी. इट इज़ सपोज टू डिटरमाइन द नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए और उनकी क्या बाउंड्री होनी चाहिए, वो सारा फैसला डीलिमिटेशन कमीशन करता है. और डीलिमिटेशन कोशिश करता है डीलिमिटेशन कमीशन कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग बराबर सीटें, बराबर पॉपुलेशन हो एज फार एज प्रैक्टिकल. जैसे आप इसको देखोगे इस डिमार्केशन को तो आप समझ जाओगे. धुबरी वाले एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जबकि डीमा हौसा वाले एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं. क्यों? क्योंकि कोशिश की गई है कि पॉपुलेशन लगभग बराबर दी जाए फॉर वन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी. उसके अलावा कौन कौन सी सीटें एससी और एसटी कम्युनिटी को रिज़र्व की जाएंगी, कितनी सीटें एससी एसटी कम्युनिटी के लिए रिज़र्व की जाएंगी, वो सब कुछ डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है. तो बात की जाए अगर डीलिमिटेशन कमीशन की तो इसके बारे में मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 82 के हिसाब से द पार्लियामेंट विल कॉन्स्टिट्यूट डीलिमिटेशन कमीशन एज पर एन एक्ट. तो डीलिमिटेशन कमीशन बनाएगी पार्लियामेंट एक कानून की मदद से और फिर उस डीलिमिटेशन कमीशन को काम दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्केट करना. तो ये है आर्टिकल 82 में लिखी हुई बातें. इसके हिसाब से डीलिमिटेशन कमीशन 4 बार बनाई गई आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस. 1951 में बनाई गई एज पर द सेंसस ऑफ 1951. तो 1952 में बनाई गई एज पर सेंसस ऑफ 1951. वैसे ही 62 में बनाई गई एज पर सेंसस ऑफ 1961. 1971 में बनाई गई एज पर सेंसस ऑफ 1972 में बनाई गई एज पर सेंसस ऑफ 1971. तो मतलब सेंसस जब जब होता रहा है, हर 10 साल पे सेंसस होता है जनगणना, तो उसके हिसाब से फिर अगले साल डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया फॉर री एलोकेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज एज फार एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर कंसर्न. लेकिन 1972 के बाद डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया 2002 में. ऐसा क्यों?
क्योंकि 3 बार डीलिमिटेशन कमीशन बनाने के बाद एक बात की रियलाइजेशन हुई हमें कि डीलिमिटेशन कमीशन जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है उस प्रिंसिपल के हिसाब से तो फिर हर एक स्टेट चाहेगा कि उसकी यहाँ पॉपुलेशन बढ़े, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उसको उतनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी लोकसभा के अंदर। तो इनडायरेक्टली एक बात हमें समझ में आई कि डीलिमिटेशन कमीशन कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके उतना पॉपुलेशन को बराबर रखा जाए एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो हर एक स्टेट चाहेगा कि उसके यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए ताकि उसके यहाँ पे लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी या लोकसभा की सीटें बढ़ जाएं। तो इनडायरेक्टली डीलिमिटेशन कमीशन के जो प्रिंसिपल्स हैं दे वेर इंसेंटिवाइजिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इस बात को सोच करके फिर भारत सरकार ने 1972 के बाद से डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया। 1981 या 1991 के सेंसस के बेसिस पर डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया गया। इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट लाया गया 1976 में। 1972 का तो डीलिमिटेशन कमीशन हो गया, लेकिन 82 से पहले 1976 में ही 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसमें बोला गया कि देयर विल बी नो डीलिमिटेशन एक्टिविटी टिल 2001। तो लगभग 30 सालों के लिए डीलिमिटेशन एक्टिविटी को रोक दिया गया। एंड दिस वाज डन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द आइडिया ऑफ और दिस वाज डन इन ऑर्डर टू स्टॉप द आइडिया दैट वाज बीइंग यूज्ड in delimitation commission that was indirectly incentivizing population growth। तो उस आइडिया को रोकने के लिए फिर हमने डीलिमिटेशन एक्टिविटी को 30 सालों के लिए रोक दिया, बिकॉज अ टेंडेंसी वाज सीन अमंग्स द स्टेट्स टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन टू हैव मोर एंड मोर सीट्स इन द पार्लियामेंट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से 2001 तक 42nd अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से 2001 तक कोई डीलिमिटेशन कमीशन नहीं होगा। तो फिर 2002 में डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया आज पर 2001 सेंसस। लेकिन 2002 में जो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया एज पर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आई होप अभी तक आप मेरी बातें समझ रहे हैं। पार्लियामेंट कानून बनाएगा और कानून बना करके डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। 1972 के बाद से डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया गया टिल 2002, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने संविधान में लिख दिया कि 2001 तक कोई भी डीलिमिटेशन कमीशन नहीं होगा। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से 2001 तक तो कोई डीलिमिटेशन कमीशन नहीं था। 2002 में फिर पार्लियामेंट ने कानून बनाया और कानून बना करके डीलिमिटेशन कमीशन बनाया 2002 में, जिसको काम दिया कि आप फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्केट करें एज पर सेंसस ऑफ 2001। लेकिन ये जो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था 2002 में आज पर डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002, इसमें एक नई बात थी। नई बात ये थी कि हर स्टेट को जितना लोकसभा में सीट मिला है उतना ही उस स्टेट के पास रहेगा, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी क्यों ना बढ़ गई हो। फॉर एग्जाम्पल आसाम के पास 14 सीटें हैं तो 14 ही रहेंगी, चाहे वो 3 करोड़ से बढ़ के जनसंख्या 6 करोड़ ही क्यों ना हो जाए। यानी कि किसी भी स्टेट को उसके पॉपुलेशन बढ़ाने के कारण कोई भी पॉजिटिव बेनिफिट नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। हाँ, डीलिमिटेशन कमीशन का काम होगा कि आपकी 14 सीटें हैं तो इंटरनल बाउंड्री रीअरेंजमेंट करेगा, बट नो स्टेट विल बी बेनिफिटेड फॉर इट्स इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय गिविंग इट मोर सीट्स इन लोकसभा। सो दिस वाज अ न्यू प्रोविजन इन डीलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 कि भाई जितना जनसंख्या बढ़ाना है बढ़ाओ, हर स्टेट के पास सीटें उतनी ही रहेंगी। खाली डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होगा कि इंटरनल एडजस्टमेंट कर देगा बाउंड्रीज का फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो 2002 में डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। इसने इंडिया भर में डीलिमिटेशन की एक्टिविटी की, अलग अलग स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्केट किया, बट आसाम के अंदर डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया या उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। रीजन एनआरसी अपडेट प्रोसेस वाज येट टू हैपन इन असम, इसलिए आसाम के अंदर उस वक्त डीलिमिटेशन कमीशन को नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और अब चूंकि एनआरसी का काम जो है पूरा हो गया है, तो फिर इस साल 1 जनवरी 2023 से असम के लिए अलग से डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज शुरू हुई। दिस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन असम वॉज कैरिड आउट फॉलोइंग ए रिक्वेस्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन नवंबर 2022। फिर 1 जनवरी से डीलिमिटेशन एक्टिविटी शुरू हुई असम में, और असम के अंदर जो डीलिमिटेशन की एक्टिविटी चल रही है दैट इज़ बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज?
क्योंकि आसाम की डीलिमिटेशन कमेटी ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट पब्लिश किया। ड्राफ्ट मतलब फाइनल नहीं है। उस रिपोर्ट के हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इन आसाम विल रिमेन 126 एंड फॉर लोकसभा इट विल रिमेन 14, यानी कि जितनी सीटें थी उतनी ही रहेंगी। ऑफ कोर्स लोकसभा के लिए तो बदल नहीं सकते थे, इतना ही रखना था। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी उन्होंने उतना ही सीटें रखने का फैसला किया है। लेकिन एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उसको बढ़ाने का फैसला किया है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए असेंबली सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट टू बी इंक्रीज फ्रॉम 8 to 9 एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फ्रॉम 16 to 19। ये अभी ड्राफ्ट फेज में है, इसको अभी फाइनल एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टाइटन द सबमर्सिबल विच इज मिसिंग एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी 2-4 दिनों से चल रहा है ये न्यूज़ में। ऐसे कई बार छोटे छोटे सवाल उठा लेता है यूपीएससी या एपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस में तो काम का नहीं है ज़्यादा। तो देखते हैं क्या है ये न्यूज़। एक छोटा सा इस तरह का सबमर्सिबल व्हीकल है। सबमर्सिबल व्हीकल होता क्या है? एक तरीके का आप कह सकते हैं स्मॉल वाटर क्राफ्ट विच आर सेट फॉर मिशंस, जो बीनीथ द ओशन जाता है और कुछ ओशन सरफेस को स्टडी करके वापस आ सकता है। सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, उसके अंदर खुद ऐसे सिस्टम्स लगे रहते हैं जो खुद को कुछ हद तक प्रोपेल कर सकता है। फुल्ली सबमर्सिबल एंड दे हैव देयर ओन पावर सप्लाई एंड एयर रिन्यूएबल सिस्टम। तो इस तरीके का एक सबमर्सिबल व्हीकल जिसका नाम था टाइटन, जिसको भेजा गया था नॉर्थ अटलांटिक रीजन में टाइटैनिक शिप, जो टाइटैनिक जहाज था उसके टूटे हुए हिस्सों को स्टडी करने के लिए। शिप रिक ऑफ टाइटैनिक शिप, द संकेन टाइटैनिक शिप के शिप रिक को स्टडी करने के लिए भेजा गया ये टाइटन नाम का सबमर्सिबल। इसमें 5 लोग ऑन बोर्ड थे। ये 5 लोग हैं, इनका नाम रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी न्यूज़ ये है कि संडे से ये जो टाइटन नाम का सबमर्सिबल है इट इज़ मिसिंग। तो पहले तो टाइटैनिक हो गया, अब ये टाइटन खो गया। ये जो सबमर्सिबल है टाइटन नाम का, इसको भेजने वाली कंपनी का नाम है ओशन गेट। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नाम बदलने का जो अधिकार है दैट इज़ गारंटेड फ्रॉम आर्टिकल 21 और यूएन हाई सी ट्रीटी को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। IPEF इज़ नॉट टेक्निकली अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो पहला स्टेटमेंट गलत है बट दूसरा सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।